बघा बेटा प्रश्न कोणता चालू आहे. पढ़िए थर्ड क्वेश्चन. रीड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ 6.2. असं वाचतात का? असं वाचतात. टू बिल्डिंग्स फेसिंग ईच अदर. दो बिल्डिंग है, एक दूसरे को देख रही है आमने सामने. फेसिंग ईच अदर. करेक्ट. ऑन अ रोड, बीच में रोड है जिसकी विड्थ है 12 मीटर. इकडे लक्ष द्या. क्या है ये क्या है? व्हाट इज दिस? जमीन. जो रोड बनवला असं क्या है? जमीन. इस जमीन के ऊपर दो बिल्डिंग है, एक दूसरे को फेस कर रही है. करेक्ट. आगे क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग. फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे से म्हणजे गच्चीवरून. फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई. यानी पहली बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है? 10 मीटर. विच इज 10 मीटर हाई. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग. सेकेंड बिल्डिंग की तरफ देखते हुए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का. इससे आप क्या समझे? फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी है और सेकेंड बिल्डिंग को देखते समय अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम किधर देखते हैं? ऊपर देखते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी मतलब नहीं हुआ. क्या मतलब हुआ? क्या बोले? सामने वाली यानी सेकंड बिल्डिंग जो है उसकी हाइट डेफिनेटली फर्स्ट बिल्डिंग से कैसी होनी चाहिए? तभी तो बन रहा ना. तो ये आपकी सेकंड बिल्डिंग है, बरोबर. ये आपकी सेकंड बिल्डिंग, ये आपकी फर्स्ट बिल्डिंग. फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट ये भी, सेकंड बिल्डिंग की हाइट 6. फर्स्ट बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर हाई है. इसके बीच में जो रास्ता है वो 12 मीटर का है, बराबर है. और यहां से जब इधर ये इसका हो गया हॉरिजॉन्टल. बीई जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया. हॉरिजॉन्टल मतलब जब आप ऐसे सीधे खड़े रहेंगे आपके आंखों से जो रोशनी निकलेगी सीधी बिल्कुल, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. नीचे जब देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ऊपर जब देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. लेकिन बिल्कुल सीधा जब देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल होती है बीई. तो ये बीई जो है सीढ़ी को परपेंडिकुलर रहेगी. तो यहां से जब ये इधर देख रहा है टॉप की तरफ तो एंगल बन रहा है 60 का. ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन. समझे? अब देखिए बिल्डिंग जो रोड पे खड़ी है वो तो सीधी सीधी खड़ी रहेंगी. तो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का. और क्योंकि हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर था ये भी एंगल 90 का. तो उसके वजह से ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना ये क्या हो जाएगा? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 रहते हैं, चारों एंगल 90, तो वो क्या होता है? वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाता है? स्क्वायर होता है क्या? रोमबस. रोमबसचे चारही एंगल 90 असतात का? तो माहिती आहे रोमबसची प्रॉपर्टीज. कुछ भी मुंह में या आएगा तो कुछ भी बोल देंगे क्या? बोल कहेंगे चारों एंगल 90 आ गए तो कौन सा हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल? बोलो. चारों 90 सिर्फ स्क्वायर में रहते क्या? चारों 90 सिर्फ स्क्वायर में ही रहते क्या? 90 एंगल काय में रहते हैं? पॅरलॉग्राम मध्ये 90 एंगल असतात का? पॅरलॉग्राम मध्ये 90 एंगल असतात का? मग 90 एंगल काय में रहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स 9th स्टैंडर्ड.
काय रे तुम्हाला एवढं शिकून काहीच अर्थ नाहीये. हे शिकवल्यानंतरही प्रॅक्टिस केल्यानंतरही तुमच्या दिमागात काहीच शिरणार नाही. तुमचा बेसिक एवढं जास्त खराब आहे ज्याची हद नाही. काहीच येत नाही तुम्हाला, काहीच नाही. शून्य नीलबटे सन्नाटा. एवढे तुम्ही हायर इंग्लिशमध्ये शिकता, लोअर इंग्लिशमध्ये शिकता, एवढे पैसे खर्च करते तुमचे आई वडील, आणि तुम्हाला फायनली 10 वर्ष त्या शाळेत शिकल्यानंतर जे 5वी 6वी 7वीचं बेसिक आहे ते तुम्हाला माहित नाही. काय शिकले तुम्ही त्या शाळेमध्ये आतापर्यंत? माहिती आहे की हा बोर्ड कोणत्या आकाराचा आहे? मग तुम्हाला हे माहित नाही का 90 कशामध्ये असतात? स्क्वेअर मध्ये पण 90 असतात, पण स्क्वेअर मध्ये 2 अटी असतात. 90 सोबत प्रत्येक साइड सारखी पाहिजे. याची प्रत्येक साइड सारखी आहे का? याची प्रत्येक साइड सारखी आहे का? फक्त अँगल 90 आहे या बेसवर जर डिसाइड करायचं असेल की तो कोणता क्वाड्रिलॅटरल आहे, तर त्याला रेक्टँगल म्हणतात. त्याला स्क्वेअर तेव्हा म्हटलं जाईल जेव्हा 90 चा अँगल असेलच, सोबत त्याच्या चारही साइड्स काय होऊन जातील? इक्वल होऊन जातील. तर याच्या चारही साइड इक्वल नाही आहे, कारण की ही 10 मीटर आहे आणि ही 12 मीटर आहे. तर चारही साइड इक्वल झाल्या का? होणार का? पण मग आता त्याला स्क्वेअर नाही म्हणू शकत, मग आता काय म्हणणार? समजलं का? कोणता क्वाड्रिलॅटरल झाला हा? रेक्टँगलच्या अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट असतात. ही जर 10 मीटर आहे तर ही सुद्धा 10 मीटर. ही जर 12 मीटर आहे तर ही सुद्धा 12 मीटर. समजलं का? मग तुम्हाला आता मला जर पूर्ण सीडी काढायची आहे तर माझ्याकडे सीई आहे, फक्त एवढी डीई काढून घेतो, दोघांना ऍड करून एनसीडी भेटून जाईल. काय समजलं? या ट्रायंगल मध्ये ट्रिग्नोमेट्री वापरावी लागेल. अपोजिट साइड काढायची आहे, ऍडजसंट साइड माहित आहे. काय करणार? बोला पटकन. अपोजिट साइड काढायची आहे, ऍडजसंट साइड दिलेली आहे. अपोजिट साइड आणि ऍडजसंट साइड असणारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशिओ कोणता? कोणता? मग टॅन थीटा वापरावा लागेल. समजलं का? तर समजलं का? लेट AB and CD are two buildings facing each other. Okay? AC is equal to width of road, and that is equals to 12 meter. Height of building AC is 10 meter. Height of second building CD we have to find. करेक्ट? यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि BA परपेंडिकुलर रहेगा AC पे, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो जमीन पे सीधी खड़ी रहेंगी, ऐसी तिरछी नहीं खड़ी रहेंगी. करेक्ट? साथ ही साथ BC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC. ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है. एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल BE परपेंडिकुलर टू CD. तो ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, एंड देयरफॉर quadrilateral ABEC is rectangle. ABEC क्या हो गया? ABEC क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया. तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो बोलो AB को कॉन्ग्रुएंट कौन हो जाएगा? CE. और दोनों कितने हो जाएंगे? 10 मीटर. समझे? AC को कॉन्ग्रुएंट कौन हो जाएगा? दोनों कितने हो जाएंगे? 12 मीटर. यहाँ रीजन देना पड़ेगा. What is the reason? What is the reason? Opposite side of rectangle are congruent. समझे क्या कि नहीं समझे?
अब आपके किताब में खुद दिया हुआ है, वही यहां से लिखेंगे, फ्रॉम दी टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? क्या लिखा? फ्रॉम दी टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। क्या बोला है? वो नहीं लिखना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ, हाइट नहीं बताना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, द एंगल of elevation of top of second building, दूसरे बिल्डिंग के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, फाउंड टू बी, कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल DBE, कितना हो गया? 60 डिग्री। अब लगाता हूं सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्रायंगल DBE पहले बता देता कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मेजर एंगल E is equal to 90 degree, and therefore what is tan B? Opposite side upon adjacent side, फिर ये हो गया tan 60 DE, और B कितना है आपका 12। अब tan 60 की वैल्यू याद रहनी चाहिए, जिसको tan 60 की वैल्यू याद होगी उसको आएगा √3 DE अपॉन 12 इज इक्वल टू, इधर एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन, DE इज इक्वल टू 12√3 मीटर। हो गया क्या खत्म? हो गया खत्म? मेरे को क्या चाहिए था? हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। व्हाट इज हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग? CD, and CD is the sum of two parts, CE plus reason, CE और DE एक ही लाइन पे, CE 10 है बरोबर, प्लस ये आ गया 12√3। अब कुछ नमूने क्या करते हैं पता है क्या? 12 प्लस 10√3 मतलब 10 प्लस 12√3 है ना, तो 10 प्लस 12 को क्या कर देते हैं? 22, बराबर है। 10 और 12 का एडिशन कर देते हैं, लिख देते हैं 22√3। और अगर मैं नहीं बताऊं तो आप लोग भी यही करोगे, ऐसा होता नहीं। 10 वहां पे सिर्फ 12 होता तो एडिशन होता, 12 के साथ कौन कौन है? √3, तो फिर उसका एडिशन होता नहीं। x और y का एडिशन नहीं होता कभी, x के साथ एडिशन होता है, y के साथ एडिशन होता है, x का y के साथ एडिशन होता। समझ रहे क्या? समझे क्या कि नहीं समझे? तो ये 12 है, ये 10 है और ये 12√3 है, इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता नहीं। इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन तब होगा जब दोनों टर्म्स √3 वाली होंगी, या दोनों नंबर्स ही होंगे सिर्फ, तभी। तो इसमें एक चीज हो सकती है, बहुत जगह है इसमें कॉमन निकल सकता है, 12 और 10 में 2 का डिवीजन जाता है, 2 कॉमन निकल सकता है, उतना हो सकता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। पीछे आंसर देखो कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सेम ऑलमोस्ट सरी का क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंस। 2 पोल्स हैं, कितने पोल दिए हैं? 2। दोनों की हाइट दी है 18 मीटर और एक 7। तो ऑब्वियसली एक पोल क्या होगा? बड़ा, और एक पोल क्या होगा? छोटा। तो जो बड़ा पोल है उसको AB ले लेता हूं, और जो छोटा पोल है उसको CD ले लेता हूं, बराबर है। मग का मतलब पूरे इरेक्टेड यानी बिल्कुल सीधे गड़े हुए हैं ऐसे पोल,
ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट द टॉप, इनके टॉप पे एक वायर बांध दिया गया है, दोनों के टॉप पे। अच्छा, दोनों का टॉप कौन सा है? बी और डी। बांधू वायर, तो ये वायर की लेंथ 22 मीटर है ऐसा बोला गया। कितनी मीटर है? 22 मीटर। बस हो गया, ये 18 मीटर है, करेक्ट। ये 7 मीटर है। तो उसका क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। वायर ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ एंगल निकालिए। तो अब तो हॉरिजॉन्टल ऐसा निकलता या ऐसा निकलेगा, तो ये दोनों एंगल सेम ही रहेंगे, बराबर है। तो मैं DE को अपना हॉरिजॉन्टल मान लूंगा, इसको BE को, और इस एंगल को ले लेता हूँ थीटा। ये एंगल निकालना है मुझे। क्या निकालना है? वो एंगल मुझे निकालना है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए, सिर्फ एक क्वेश्चन हटके दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन हटके, जिसमें बोला गया है कि एंगल निकालो। बाकी सभी क्वेश्चन में लेंथ, हाइट वगैरह निकालने के लिए बोला। कैसे निकालना है देखो। लेट AB and CD be the two poles erected on ground, ग्राउंड के ऊपर पूरी तरीके से खड़े, जिसमें AB आपका है 18 मीटर, करेक्ट, और CD आपका है 7 मीटर, बराबर है। BD is a length of wire, okay, fastened to top of poles, पोल के टॉप को बांधे हुए, फास्टन यानी बांधा हुआ, कितना है? 22 मीटर। समझे? यहाँ पर भी BA परपेंडिकुलर है AC को, और DC भी परपेंडिकुलर है AC। Now draw horizontal DE perpendicular to BE। ये 90 था, 90 था, ये भी 90 हो गया। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल AEDC जो हो गया वो रेक्टेंगल हुआ। अब हुआ कि नहीं? तो रेक्टेंगल वर्क तो अपोजिट साइड सेम हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट। अब ये पता ही नहीं तो इसको यूज नहीं करूंगा मैं। यहाँ पता ही थे ना दोनों, यहाँ एक ही पता है, तो एक ही को वापरेंगे हम लोग। यानी व्हाट वी कैन से? वी कैन से CD is equal to AE and both are center। दूसरी हमको पता ही नहीं, so opposite sides of rectangle are congruent। समझा है? तो यही कितना हो गया? ये अगर 7 सेंटीमीटर तो यही कितना हो गया? 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर। अब आप BA को देखो, BA दिखा आपको? BA यानी दो टुकड़े की बेरीज, DE प्लस AE, है या नहीं? व्हाट इज द रीजन? A डैश B डैश B। BA आपका 18 है, BE नहीं पता, AE आपका 7 है, तो व्हाट इज BE? 18, 7 उधर जाएगा माइनस। आपका BE कितना हो गया? 11 मीटर। BE कितना हो गया? 11 मीटर। इसका मतलब ये टुकड़ा आपका 11 मीटर हो गया, ये वाला। अब देखिए, आपको एंगल के सामने की साइड पता है और आपको हाइपोटेन्यूस पता है। सामने की साइड पता है एंगल के और हाइपोटेन्यूस पता है, अपोजिट साइड पता है और हाइपोटेन्यूस पता है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? कौन सा यूज करेंगे? क्योंकि उसमें ही है। नहीं समझे? नहीं समझे? लेट एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल DE is equal to मेजर एंगल
BDE क्या मान लेंगे? थीटा। जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना है उसको क्या मान लेंगे? इन ट्रायंगल BDE मेजर एंगल E तो 90 है। अब उसमें हम क्या यूज करेंगे? sin D। क्या यूज करेंगे? sin D। अपोजिट साइड, कौन सी अपोजिट साइड? BE। अब बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता इसमें निकालना क्या है। एंगल निकालना है तो दिया दोनों है, अपोजिट साइड लिखी BE अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लिया। अब वैल्यूज पुट करो, sin D के जगह पे थीटा बराबर है क्या? नहीं समझे? और BE कितनी है? D कितना है? मतलब sin थीटा कितना आया? बट sin कितना तो भी 1/2 होता है। sin कितना 1/2 होता है? sin कितना 1/2 होता है? इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू 30 यानी मेजर एंगल DBE इज इक्वल टू दैट्स यही तो निकालना था हमको, एंगल ही निकालना था ना। उसने बोला था ना फाइंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 टाइम्स करना है। मैं खुद होमवर्क चेक करूंगा संडे को। कल सैटरडे है ना, कल ऑफ रहेगा। ठीक है? दैट्स ऑल। कंप्लीट कर लो।